In today's lecture, I will be discussing about magnetic field on the axis of a circular current carrying loop. ये जो आइडिया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जब हम टॉपिक पढ़ेंगे जैसे सोलेनॉइड और टोरॉइड, तो अभी तो हम एक सिंगल लूप की वजह से पढ़ेंगे, फिर उसी सिंगल लूप को जनरलाइज कर लिया जाए अगर, तो फिर वो टोरॉइड बन जाता है, सोलेनॉइड बन जाता है। तो इसलिए इस पर फोकस करिएगा आप। होता क्या है कि आप जो है एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप कंसिडर कर लीजिए। मान लीजिए इसकी रेडियस r है और इसमें जो फ्लो होने वाला करंट है वो I है। इस तरह से इसके सेंटर से at any distance x you have a point and at this point you are interested to calculate the magnetic field due to this loop। यहाँ पर हमें सिमेट्री ये अलाउ नहीं करती कि आप यहाँ पर एम्पियर सर्कुलर लॉ लगा लें, तो हम अपना पुराना ट्रेडिशनल जो है बायो-सेवर्ट लॉ उससे इसको यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो बायो-सेवर्ट लॉ में हम क्या करते थे कि कोई अगर एलिमेंट होता था उसके हम एक स्मॉल सेगमेंट की वजह से कहीं पर फील्ड कैलकुलेट करेंगे, फिर इस पूरे को ऐड कर देंगे हम। तो वही काम हमें यहाँ पर करना है। आप एक यहाँ पर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग आप एक स्मॉल एलिमेंट DL कंसिडर कर लीजिए, जिसकी डायरेक्शन जो होगी वो अलोंग द टेंजेंट होगी। इस तरह से ये आपका IDL हो जाएगा। ये स्मॉल सेगमेंट मैंने यहाँ पर DL लिया है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। और इसकी वजह से इस पॉइंट पे जहाँ पर आप इंटरेस्टेड हैं आपको मैग्नेटिक फील्ड देखना है। पहले आप इस स्मॉल सेगमेंट की वजह से करेंगे, फिर आप इस पूरे लूप की वजह से कर लेंगे। याद रखिएगा इस पूरे लूप का जो सम होगा वो इसकी सर्कमफ्रेंस 2πr के इक्वल होना है। ठीक है जी। ये स्मॉल r से आपने डिस्टेंस डिनोट कर दी। जो फॉर्मूला होता है बायो-सेवर्ट लॉ का वो होता है dB, स्मॉल सेगमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी इक्वल टू μ0/4π I dl करंट एलिमेंट क्रॉस r डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ओके, सॉरी ये वेक्टर r नहीं होता है, ये आपका यूनिट वेक्टर r होता है। ठीक, इन दोनों का आपको क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा DL क्रॉस R की वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। तो अगर आप इससे डायरेक्शन निकालना चाहें कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे इस DL की वजह से किधर होगा, तो आप देख सकते हैं आपका जो DL है वो इस डायरेक्शन में, तो आप अपने फिंगर को इस डायरेक्शन में करिए और जो R है वो इस डायरेक्शन में, यानी कि यूनिट वेक्टर इधर आएगा। तो जब आप इसको ऐसे करके अपनी इसको ऐसे यहाँ पर अगर आप देखें कि इधर आपका DL है, इधर आपका R है, तो आप इस डायरेक्शन में अपनी फिंगर को कर्ल करिए, जो आपका थंब है यहाँ पर वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर होगा इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से वो इतना यहाँ पर dB हो जाएगा। अब इस dB को, चूँकि ये वेक्टर है, इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं यहाँ पर। एक ये कंपोनेंट हो जाएगा, क्योंकि हर वेक्टर अपने कंपोनेंट में रिजॉल्व किया जा सकता है। तो अगर ये एंगल आप फाई एज्यूम कर लें, सो इट विल बी dB cos phi and it will be dB sin phi। जिस तरह से dB sin phi इस एलिमेंट की वजह से यहाँ आया है, इसी तरह से अगर आप एक स्मॉल एलिमेंट यहाँ पर कंसीडर कर लें DL IDL, इसकी वजह से भी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि आपको पूरा लूप लेना है। फिर इसके भी दो कंपोनेंट रिजॉल्व होके आएंगे, जिसका एक कंपोनेंट इधर होगा और दूसरा कंपोनेंट इधर होगा। मतलब मेरे कहने का ये है कि जो dB sin phi वाला कंपोनेंट है वो बॉटम वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो आपका बचेगा कंपोनेंट वो सिर्फ dB cos phi बचना है। ओके, और cos phi की वैल्यू इस ट्राइंगल के हिसाब से हो जाएगी, cos phi विल बी इक्वल टू r/r। And what is R? R is nothing but the hypotenuse in this triangle, and it will be equal to x square plus capital R square to the square root, that means power 1/2। ये सारी ज्योमेट्री आपने पहले कंसीडर कर ली है यहाँ पर। अब आप बायो-सेवर्ट लॉ ये लगाइए, आपका μ0I/I dl क्रॉस R स्क्वायर। अभी हमने आपको बताया है कि dB cos phi का जो कंपोनेंट होगा सिर्फ ये सस्टेन बचेगा। जब आप इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखते हैं तो ये कुछ इस तरह से आता है μ0/4π I dl sin थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। थीटा इज़ 90 डिग्री है, दिस इज़ थीटा, इट इज़ 90 डिग्री। तो ये आपका क्या बचेगा, दिस विल बी μ0/4π
आई डी एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आपको जो मैग्नीट्यूड लेना है इसमें बायो-सैवर्ट लॉ का, वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लेना है। चलिए जी, अब आप रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड देखना चाह रहे हैं। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ओनली डी बी कॉस फाई की वजह से, डी बी साइन फाई वाला कंपोनेंट जैसा कि मैंने बताया वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, आपका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी बी कॉस फाई। मैंने इंटीग्रेशन क्यों किया है? क्योंकि मुझे सिर्फ इस स्मॉल सेगमेंट की वजह से फील्ड नहीं चाहिए, मुझे इस पूरी रिंग की वजह से चाहिए। तो जो इंटीग्रेशन है ये ओवर द सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग है। अच्छा जी, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी बी? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, and what is the value of cos phi? It is r upon r. Okay, so you can take mu naught I upon 4 pi outside. R is also the radius of the ring which will be a constant, तो आप इसको भी बाहर ले सकते हैं। अंदर क्या बचेगा? dl upon r क्यूब। आर क्यूब, आर की वैल्यू आपकी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर हाफ है। आर क्यूब का मतलब यहाँ पर पावर 3 और आ जाएगी, 3 इंटू 1/2 तो पावर 3/2 हो जाएगी। दैट मीन्स यू कैन राइट इट एज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी एल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। यहाँ पर आप इसको क्यूब कर लीजिए, पावर 3/2 आ जाएगा। लेकिन पर्टिकुलर सिस्टम के लिए जो आपका एक्स है, जो आपके पॉइंट पी की डिस्टेंस है, वो भी फिक्स रखेंगे आप। हालांकि आप इसको वेरी कर सकते हैं, लेकिन जब आप वेरी करेंगे तो फिर एक नई कैलकुलेशन आएगी। एट ए पर्टिकुलर लोकेशन योर एक्स इज गोइंग टू फिक्स, योर आर इज गोइंग टू फिक्स, ओनली वेरिएबल क्वांटिटी इज दिस डी एल। क्योंकि डी एल मैंने कहा था स्मॉल एलिमेंट है, आपको पूरा सर्किल लेना है। तो आपका आर और एक्स फिक्स हो गया अगर, तो ये क्वांटिटी भी आपकी फिक्स हो गई। तो इट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 एंड इंटीग्रेशन ओनली रिमेन ओवर डी एल। नाउ इंटीग्रेशन मतलब आपको पूरा लूप लेना है, और पूरे लूप की जो लेंथ होगी डी एल की, वो पूरा लूप अगर लिया जाए तो कितनी लेंथ हो जाएगी? दैट विल बी इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्किल। सो इट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू 2 पाई आर। So this will be the formula for calculating the magnetic field due to a circular current carrying loop at a point P which is at the distance x from its axis। इसकी जो एक्सिस है जो सेंटर से पास होती है, उससे जो उसकी डिस्टेंस x पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो उसका फॉर्मूला ये होगा। इसको ज़रा लिखने का एक दूसरा तरीका है बड़ा अच्छा सा, मैं वो तरीका आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि क्या है। आप इसको लिख सकते हैं, अभी मैग्नीट्यूड नहीं ले रहे हैं, सिर्फ वेक्टर ही ले रहे हैं। D विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई 2 से, ये आप कहेंगे कि पाई भी कैंसिल किया जा सकता है, लेकिन पाई को कैंसिल मैं नहीं करूँगा, सिर्फ मैं 2 से 4 को कैंसिल करूँगा, तो ये नीचे 2 बच जाएगा। 2 पाई, ऊपर आपका क्या रहा? ऊपर आपका रहा पाई आर स्क्वायर, या आप चलिए इसको पाई आर स्क्वायर कह दीजिए। डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। Now you can see, you can also write it as mu naught I and area, this is the area of the loop divided by 2 pi x square plus r square to the power 3/2। I into A it is magnetic dipole moment, NIA होता है। यहाँ पर नंबर ऑफ लूप जो है वो सिर्फ एक है, तो n की वैल्यू अगर आप 1 रखेंगे तो इट विल बी I into A, तो ये आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो गया। तो यू कैन राइट इट एज म्यू नॉट m अपॉन 2 पाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। सो इन जनरल जो आपका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब मैंने यहाँ 4 पाई किया है तो मुझे 2 ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2m डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर
प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं कई जगह डेरिवेशन में इसको डायरेक्ट यूज़ करूँगा, तो आप इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। ओके, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया, ड्यू टू ए लूप एट अ पॉइंट पी विच इज सिचुएटेड एट डिस्टेंस एक्स। इसके थोड़े से और जनरलाइजेशन हैं, इसको हम थोड़े से और अप्रोक्सीमेशन यूज़ करेंगे, वो क्या है ज़रा उसको देख लीजिए अभी। तो ये रिजल्ट हमने अभी डिड्यूस किए थे, और मैंने फिर यहाँ पर कहा था कि अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हों तो आप मैग्नेटिक फील्ड को लिख सकते हैं म्यू नॉट NIA, जहाँ कि यहाँ पर मैंने 1 माना है कि एक ही रिंग है आपकी, और फिर इसको यहाँ पर लिखा था 2πx² प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। फिर मैंने कहा था कि ये NIA मैग्नेटिक, या IA, n की वैल्यू अगर 1 है तो IA विल बी द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M। तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड हो गया था वो हो गया था म्यू नॉट अपॉन 2π मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपॉन x² प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पर आपका 4π आ जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन है ड्यू टू ए करंट कैरिंग लूप। अच्छा, आपको ये पता है कि पॉइंट P जो है कितनी भी दूर हो सकता है, इस रिंग से कितनी भी डिस्टेंस हो सकती है उसकी, और इसकी रेडियस जो होगी वो फिक्स होगी। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि आपका जो x हो इज मच ग्रेटर देन r। अगर आपका ये जो डिस्टेंस x है इस रेडियस से बहुत ज़्यादा होगी, इन दैट केस x² विल बी मच ग्रेटर देन r², क्योंकि स्क्वायर हो गया तो और फर्क आ जाता है उनके डिफरेंस में। तो इसका मतलब यह है इन कंपेरिजन टू x² यू कैन निगलेक्ट r², और x² के कंपेरिजन में x² की जो वैल्यू होगी, r² की जो वैल्यू होगी वो बहुत ज़्यादा नहीं होगी, तो यू कैन निगलेक्ट इट। अगर आप इसको ऐसा कर सकें, इन दैट केस b विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π 2m अपॉन x², r² ख़त्म हो गया, x² 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बच गया आपका x³। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्योंकि यही रिजल्ट मैंने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से उसकी एक्सियल पोजीशन पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था उसके लिए डिड्यूस किया था। अगर आपको याद हो कि अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है सेपरेटेड बाई, और इसके किसी पॉइंट P पे, इसके अगर किसी पॉइंट P पे जिसकी डिस्टेंस यहाँ से r है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड जब कैलकुलेट करते थे तो वो आता था 1/4πε0 दैट इज कॉन्स्टेंट एंड 2p अपॉन r³। बिल्कुल वही एग्जैक्टली सिमिलरिटी है दोनों में। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का, यहाँ पर मैग्नेटिज्म का कांस्टेंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का कांस्टेंट है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है। यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। यहाँ पर डिस्टेंस का सेंटर से क्यूब है, यहाँ पर भी डिस्टेंस का सेंटर से क्यूब है, क्योंकि सेंटर जो है आपका यहाँ पर O मानते हैं आप। तो सिमिलरिटीज़ आती हैं दोनों में, ऐसा नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है दोनों बिल्कुल अलग ही ब्रांच हैं। इन दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ होती हैं, कुछ जगह पर जाकर डिसिमिलरिटीज़ हैं, जैसे यहाँ पर चार्जेस होते हैं -q +q, मैग्नेटिज्म में चार्जेस नहीं होते हैं आपके। तो ये आपका डेरिवेशन, स्पेशली जो ये वाला रिजल्ट है, ये वाला जो रिजल्ट है, मैं इसको एक डेरिवेशन में डायरेक्ट यूज़ करूँगा, तो आप इसको ज़रा याद रखिएगा कि ये रिजल्ट हमने लिखा था कहीं पर, एक रिंग की वजह से ये है। अगर यहाँ पर एक रिंग और होती बिल्कुल ऐसी ही, फिर इसके ऊपर एक रिंग और होती, तो मैंने जैसे कि बताया कि यहाँ पर जितने नंबर ऑफ रिंग्स होंगे यहाँ पर आप n से मल्टीप्लाई कर रहे थे, n टाइम आपका फील्ड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा सभी के लिए। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर कैसा होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो इस रिंग के अक्रॉस होगा वो कैसा होता है, ज़रा मैं उसको एक पिक्चर को बना देता हूँ आपके सामने। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस रिंग में, ये रिंग ऐसे रखी हुई है, मान लीजिए ऐसे रखी हुई, और इसमें ऐसे ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे ऐसे। अब ये 2D प्लेन है, ये पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको इसको मैं करके दिखाऊँ ऐसे। तो रिंग के इस साइड पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी वो कुछ इस तरह से बनेंगे यहाँ पर। ठीक है, अगर आप रिंग के सेंटर पे देखें तो रिंग के सेंटर पे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट है, लेकिन बाहर जो है जैसे जैसे आप दूर होते जा रहे हैं वैसे वैसे आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी जो है उनके बीच का गैप बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे आप दूर होते जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड आपका वीक होता चला जाएगा। लेकिन अगर आप रिंग के सेंटर पे बैठे हुए हैं तो दोनों लूप की वजह से जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों लूप की वजह से एक ही डायरेक्शन में है, और जब ये एक ही डायरेक्शन में होगा तो आपका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा है तकरीबन कांस्टेंट रहेगा। तो अगर ऐसे मैं एक रिंग को देख रहा हूँ इस तरह से,
और इसमें अगर करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है तो जो मेरा इधर बनेगा आपका भाई, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर आ रही है, तो अगर कोई इंसान ऊपर से देखेगा तो इधर नॉर्थ पोल दिखाई देगा, उसको साउथ पोल दिखाई देगा। तो अगर इस तरह से कोई करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा हो, ये नॉर्थ पोल होगा और ये आपका नॉर्थ पोल बनेगा। ये क्लॉक डायरेक्शन होती है जिसमें आप डायरेक्शन को पता लगाते हैं। एनिमेशन से आपको क्लियर हो जाएगा जो हमने चला रखी है यहाँ पर। ओके, अच्छा, सेंटर पे अगर मैग्नेटिक फील्ड आपको देखना हो रिंग के, अभी हमने एक रिंग की वजह से एट ए डिस्टेंस x एक मैग्नेटिक फील्ड एक पॉइंट P पे जब मैग्नेटिक फील्ड निकाला था यहाँ पर, तो इसका वैल्यू क्या निकल के आई थी? इट वाज इक्वल टू म्यू नॉट I पाई r स्क्वायर अपॉन 4 पाई x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू द पावर 3/2। देखिए मैंने ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ किया है, वो हमने अभी डेरिवेशन में किया था। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? फॉर सेंटर x विल बी 0। अगर ये पॉइंट भी सेंटर पे हो तो x आपका 0 हो गया। जब आप x को 0 रखेंगे तो ये r क्यूब आ जाएगा यहाँ पर। r क्यूब का मतलब r स्क्वायर टू द पावर 3/2, तो ये r क्यूब हो गया। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा जी म्यू नॉट I r स्क्वायर अपॉन पाई भी है, पाई अपॉन 4 पाई r क्यूब। तो r स्क्वायर से r क्यूब यहाँ पर एक पावर बच जाएगी, सिर्फ 2 पावर कैंसिल हो जाएंगी। पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए आप यहाँ पर, और यहाँ पर कहीं ना कहीं 2 भी होता है, ये आपका 2 भी यहाँ पर कहीं ना कहीं है। तो ये आपका जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2r। दिस विल बी द ये मैंने बायो सावर्ट लॉ की पहली एप्लीकेशन में भी जब सबसे पहला लेक्चर हमने इसका डाला था उसमें भी मैंने इसको डिस्कस किया था कि किसी सर्कुलर रोप के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो म्यू नॉट I अपॉन 2r होता है, जो कि इस एक्सप्रेशन से भी यहाँ निकल के आ रहा है। तो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट टोरॉइड एंड सोलेनॉइड।